हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट डिफेंस एकेडमी। मैं अविनाश पारिक आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए प्रेजेंट हुआ हूँ। आज की क्लास में हम एनडीए सेकंड 2020 के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि हमारा 6 सितंबर को पेपर हुआ है। सारे के सारे क्वेश्चन फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे मॉडरेट लेवल के थे। क्वेश्चंस में अगर आपका 11th-12th का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन दी radius of curvature r and focal length f of a spherical mirror is। स्फेरिकल मिरर के लिए हमें कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन फाइंड करना है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में सही संबंध है। हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो मीन्स जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है वो हमारा फोकल लेंथ का ट्वाइस रहता है, दुगना रहता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज r इक्वल टू 2f। r इक्वल टू 2f, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए लेमन केप्ट इन वाटर इन ए ग्लास ट्यूम्बलर appears to be larger than its actual size। इट इज बिकॉज ऑफ, ये किस कारण से होता है? मीन्स हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा किस कारण से होता है? इसका कारण क्या है? ऐसा इसलिए दिखाई देता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन के कारण हमें नींबू उसकी जो ओरिजिनल साइज रहती है उससे लार्जर दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक टर्म आई है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है ये? जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके ओरिजिनल पाथ से वो डेविएट हो जाती है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमेना के कारण जब भी लाइट रे मीन्स आपका एयर से वाटर की तरफ मूव करती है तो ओरिजिनल पाथ से डेविएट होने के कारण हमें वो उसका लार्जर साइज हमें उसको अपीयर होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? तो मीन्स इस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया हमारी एक पतली झिल्ली होती है जिसमें हमारा लाइट रे एंटर करती है और हमारे आंख में आती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉर्निया। बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज्ड ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए पहली बार कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था? मीन्स जो हमारे आइजैक न्यूटन है, इन्होंने कांच प्रिज्म का यूज किया था सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले इसका यूज किया था। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट एन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर दैट कंज्यूम्स 5 किलोवाट पावर वर्किंग 10 आवर्स पर डे फॉर 30 डेज विल बी। तो मीन्स हमें कितना अमाउंट चाहिए मीन्स इस रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट करवाने के लिए? एक औद्योगिक प्रतिष्ठितक जो 10 घंटे प्रतिदिन 30 दिनों के लिए कार्य करते हैं पर 5 किलोवाट पावर का उपयोग करता है, तो परिचालित करने के लिए ऊर्जा का मूल्य कितना होगा? कितनी ऊर्जा में चाहिए? सबसे पहले हम उसको फाइंड करते हैं, एनर्जी का वैल्यू फाइंड करते हैं। हमें पता है कि जो हमारा पावर है, शक्ति है, वो क्या होती है? हमारी ऊर्जा में परिवर्तित दर होती है, दैट इज ई अपॉन टी। पावर का वैल्यू हमें कितना गिवन है? यहाँ पर पावर का वैल्यू गिवन है 5 किलोवाट। 5 किलोवाट। टाइम क्या दिया हुआ है हमें? 10 घंटे प्रतिदिन 30 दिनों के लिए। तो सबसे पहले हम टाइम का वैल्यू फाइंड करते हैं। टाइम कितना हो जाएगा हमारा? अगर 10 डेज पर डे होता है, 10 आवर्स पर डे होता है, तो 30 डेज के लिए कितने ओवर हो गए? टोटल हो गए हमारे पास में 300 आवर्स। इतना टाइम पीरियड हमें चाहिए। तो मैं एनर्जी को फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से। एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा? P इंटू टी, दैट इज 5 किलोवाट इंटू 300 ओवर। मीन्स हम कह सकते हैं 1500 किलोवाट आवर। ये हमारी क्या हो जाएगी? कंज्यूम्ड एनर्जी हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मीन्स 1 किलोवाट पर आवर के लिए हमारा अमाउंट कितना है? 4 रुपीज। मीन्स 1 किलोवाट आवर के लिए हमारा अमाउंट कितना है? 4 रुपीज है। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि टोटल हमारी कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है? 1500 किलोवाट आवर्स। एनर्जी के लिए कितना होगा हमारा?
दैट इज 6,000 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। मीन्स 6,000 हमारे पास में उसका एनर्जी को कंज्यूम करने का अमाउंट रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट करेक्ट। हमें जो गलत स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो भी हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें चूज करना है। बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। यस, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसी क्वांटिटी है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है उससे हम इसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नीट्यूड हमारा टेस्ला में इसको मेजर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमारी क्लोज कर्व रहती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व, नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, और हमें जो नॉट करेक्ट है उसी को ही चूज करना है। तो हमारा यहां से ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, खुला वक्र है, ओपन कर्व होती है। नेक्स्ट ऑप्शन पे भी हम बात कर लेते हैं। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। मीन्स अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस करती है तो उस पॉइंट पर दो टेंजेंट बनाएगी, और हमेशा टेंजेंट उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स इसी पॉइंट पर दो स्पर्श रेखाएं बनने के कारण दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगा, जो कि एक ही बिंदु पर पॉसिबल नहीं है। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। मीन्स कभी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करती। तो मीन्स ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन हमें जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में पता करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं, जो गलत कथन है उसको हमें चूज करना है। बकमिनिस्टर फुलरीन्स कार्बन का एक अपर रूप है, एलोट्रोफ है, कार्बन का ये एलोट्रोफ है। यस, ये हमारा ऑप्शन सही है। डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीरा विद्युत का अच्छा चालक होता है, नहीं, हीरा हमेशा विद्युत का कुचालक होता है। ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, और रॉन्ग ऑप्शन जो सही नहीं है वही हमें चूज करना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। और ऑप्शंस पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, ग्रेफाइट हमारा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू अदर कार्बन एटम्स। यस, ये ऑप्शन भी हमारा सही है, लेकिन हमें इनमें से गलत ऑप्शन को चूज करना है, क्योंकि हमारा रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है, डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर बी आवर करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका एटॉमिक थ्योरी से है। क्या बोला गया है, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जॉन डाल्टन। न्यूट्रॉन की खोज न्यूटन में से किस साइंटिस्ट ने की थी। अगर हम बात करते हैं कि मीन्स हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी, उसमें हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि मीन्स जो जितने भी हमारे साइंटिस्ट थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने। अगर हम दूसरे ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में खोज की थी। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के बारे में खोज की थी, और जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में खोज की थी। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ओनली, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मीन्स जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। मीन्स किसी भी तत्व की परमाणु सहती किसके बराबर होती है, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन इसमें बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशंस हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। कुछ ऑप्शंस गिवन है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ हमें किसका है वो फाइंड करना है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी है, लघुत्तम होती है, ये हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को भी हमने हमारी प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया हुआ है, तो मैं आपको वापस से कुछ बताना चाहूंगा। मीन्स अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं, तो स्पेक्ट्रम में हमारा क्या आता है, रेडियो वेव, देन इसके बाद में हमारा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद में इंफ्रारेड वेव, देन इसके बाद में विजिबल वेव,
देन इसके बाद में हमारा आता है अल्ट्रावायलेट वेव, देन इसके बाद में एक्स रेज, और लास्ट फाइनली आता है हमारा गामा रेज। अगर हम ईएम वेव स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं तो रेडियो वेव का जो हमारा वेवलेंथ वो हमारा हाईएस्ट रहता है, लेकिन अगर हम मूव करते हैं इस डायरेक्शन में तो मीन्स गामा रेज तक हमारा वेवलेंथ सबसे कम हो जाता है। क्वेश्चंस में हमें बोला गया है कि मीन्स स्मॉलेस्ट वेवलेंथ हमें फाइंड करना है। अगर हम ऑप्शंस पे डिस्कशन करते हैं तो माइक्रोवेव का हमारा इंफ्रारेड से ज्यादा रहता है, विजिबल का इन दोनों से कम रहता है, इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो मीन्स अगर इस तरफ बढ़ेंगे तो हमारा वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी एक्स रेज हमारा सबसे कम वेवलेंथ रहता है दिए गए ऑप्शंस में। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट ऑप्शन रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। द डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स उपस्थिति को बारे में पता करना है, विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है। तो जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं तो हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का। लेकिन जब भी हम उसका मेजर करते हैं कितने अमाउंट की उसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एमीटर का यूज करते हैं। तो मीन्स हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर हम कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, तो वो लगाने से हमारा गैल्वेनोमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। द सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। द फिनोमेना इन ऑप्टिक्स which is responsible for this appearance of the sun is। कुछ फिनोमेना गिवन है, मीन्स ये किस कारण से रेडिश हमें दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग दिखाई देता है। प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह की दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है क्या कहलाती है, इसमें से हम उसको क्या बोलते हैं। हम बात करते हैं कि मीन्स इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारा स्कैटरिंग प्रकीर्णन। अगर हम लाल रंग के बारे में बात करते हैं तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य हमारा सबसे कम रहता है। और अगर हम बात करते हैं प्रकीर्णन की दर के बारे में, रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग के बारे में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग होती है वो 1/λ⁴ होती है। लाल रंग का वेवलेंथ कम होता है तो इसकी जो प्रकीर्णन की दर है या प्रकीर्णन की प्रायिकता है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। इसीलिए हमें सूर्य किस प्रकार का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण, तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण लाल रंग का वो दिखाई देता है। मूव कर नेक्स्ट पे। ए लेंस हैज ए पावर ऑफ +2 डायोप्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेंस इज ट्रू। कुछ स्टेटमेंट गिवन है उसके बारे में हमें पता करना है। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है। तो हम ऑप्शंस पे डिस्कशन करते हैं। लेंस अवतल है, लेंस उत्तल है, लेंस उत्तल है, लेंस अवतल है, और उसकी फोकस दूरी का हमें मेजर फाइंड करना है कि 0.5 है, 2 है, 0.5 और 2। हम बात करते हैं जब भी हम उत्तल लेंस के बारे में बात करते हैं, उत्तल लेंस की जो हमारी जो लेंस क्षमता होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। लेकिन अवतल लेंस के बारे में बात करते हैं तो उसकी जो लेंस क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। तो क्वेश्चन से हमें पता पड़ रहा है हमें धनात्मक लेंस क्षमता दी हुई है, तो मीन्स हमारा ये उत्तल प्रकार का होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए और डी ये हमारा एलिमिनेट हो जाता है इस तरीके से, उत्तल उत्तल। ऑप्शन नंबर बी या सी में से। रिलेशन हमें पता है कि जो हमारा पावर ऑफ लेंस होता है वो कितना होता है, 1/f, जहां पर f क्या हमारा फोकल लेंथ। मैं पुट करता हूं, पावर हमें कितना गिवन है 2, तो फोकल लेंथ के बारे में हम बात कर सकते हैं। f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, दैट इज 0.5। ऑप्शन नंबर बी और सी में उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, दैट इज द लेंस इज कॉन्वेक्स एंड हैज ए फोकल लेंथ 0.5 मीटर। उसकी फोकल लेंथ कितनी रहेगी, 0.5 मीटर की। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्यूज क्वार्ट्ज इज 1.46 एंड दैट ऑफ sapphire is 1.77. If VQ is speed of light in quartz and VS is the speed of light in sapphire, then which one of the following relation is correct? हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। संगलित स्फटिक क्वार्ट्ज का अपवर्तनांक 1.46 तथा नीलम का अपवर्तनांक
477 है। यदि क्वार्ट्ज में प्रकाश की चाल VQ है और नीलम में प्रकाश की चाल VS है तो दोनों में से कौन सा कथन एक सही होगा। हमें पता है कि हम प्रकाश की चाल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो हमारी लाइट की वेलोसिटी वो कितनी रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ये किसी माध्यम में जाती है, अगर किसी माध्यम से ये ट्रेवल करती है तो इसकी प्रकाश की चाल अपनी मूल चाल से कम हो जाती है। जिस फैक्टर से ये कम होती है उसको हम बोलते हैं उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पर प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज के अंदर प्रकाश की चाल कितनी रहेगी, उसकी मूल चाल से कुछ फैक्टर से कम होगी। वो फैक्टर हमें कितना गिवन है, 1.46। इस तरीके से अगर हम सैफायर या फिर नीलम के बारे में बात करते हैं तो इसकी प्रकाश की चाल, इसको मैं लिख सकता हूँ VS, V क्वार्ट्ज VS, दैट इज जो इसकी प्रकाश की मूल चाल है उससे ये कितना कम हो जाएगा, 1.477 टाइम्स। इस देखने से हमें पता पड़ रहा है अगर ये फैक्टर हमारा कम होता है तो ये वाला फैक्टर बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर ये वाला फैक्टर, दोनों को हम कंपेयर करते हैं 1.46 और 1.77, तो ये वाला फैक्टर यहाँ से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शंस को देखने से हमें पता पड़ रहा है कि मींस VQ इज ग्रेटर देन VS ड्यू टू रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वेलोसिटी इन क्वार्ट्ज इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन sapphire. In case of concave mirror, if an object is kept between principal focus F and pole of the mirror, then which one of the following statement about the image is not correct? Means हमें जो not correct है वो फाइंड करना है। एक अवतल दर्पण की स्थिति में यदि किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो हमें गलत कथन है वो फाइंड करना है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, हम बात करते हैं कि मीन्स ये हमारा इस प्रकार से अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य फोकस को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ये हमारा पोल को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर ये हमारा फोकस को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से ये बिंदु हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि मीन्स हमारा इमेज कहाँ रखा हुआ है, फोकस और पोल के मध्य। अगर कोई किरण, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। इस तरीके से तो मुख्य फोकस से यहाँ से गुजरती है। इसी प्रकार से अगर कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जाती है और परावर्तन के पश्चात वो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। अगर इन वास्तविक किरणों को हम देखते हैं तो ये वास्तविक किरणें कहीं पर भी नहीं मिलती हुई दिखाई प्रतीत होती है। लेकिन अगर इन्हीं किरणों को मैं बैक साइड में ले जाता हूँ तो यहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत हमें, तो मीन्स जो हमारा अवतल दर्पण के कारण जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी, सॉरी आभासी बनेगी, सीधी बनेगी और वस्तु से बड़ी बनेगी। ऑप्शंस पे हम डिस्कशन करते हैं। प्रतिबिंब आभासी होगा, हाँ प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा। प्रतिबिंब बड़ा हुआ अथवा आवर्धित होगा, हाँ प्रतिबिंब इससे बड़ा हुआ या आवर्धित होगा। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, नहीं प्रतिबिंब अनंत पर नहीं बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो मीन्स ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। प्रतिबिंब सीधा होगा, यस प्रतिबिंब हमारा कैसा आ रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है। तो मीन्स हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल। एक ताप दीप्त विद्युत बल्ब में बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो किसका बना होता है, ये टंगस्टन का। ये हमारा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, टंगस्टन का हमारा धातु बना हुआ रहता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, टू इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन। ए डीसी करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू दी सर्किट एज शोन बिलो। तो मीन्स हमें आर का वैल्यू फाइंड करना है। दो समान प्रतिरोध आर समानांतर क्रम में जुड़े हैं तथा 12 वोल्ट की एक बैटरी इस संयोजन के पारित जुड़ी है। 100 मिली एम्पियर की एक धारा, डीसी धारा परिपथ से प्रवाहित होती है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो आर का मान हमें ज्ञात करना है, आर का वैल्यू हमें फाइंड करना है। हमें पता है
कि जब भी प्रतिरोध हमारे समानांतर क्रम में जुड़े हुए रहते हैं और समान रहते हैं तो हमारा जो आर इक्वलेंट रहेगा वो कितना रहेगा, इन दोनों का आधा बनेगा। तो फिर भी हम इसको लिखते हैं आर इक्वलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट इज R1 और R2 का वैल्यू सेम है तो R स्क्वायर, और यहां से R और R एड होकर कितना बनाएंगे 2R। तो R इक्वलेंट का वैल्यू आ रहा है यहां से R/2। अगर मैं इसको सर्किट को इक्वलेंट सर्किट में कन्वर्ट करता हूं तो मीन्स ये आपका रेजिस्टेंस R/2 के रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पर हम एक बैटरी लगाते हैं। इस बैटरी का वैल्यू कितना है 12 वोल्ट, और इसके अंदर से 100 मिली एम्पियर की करंट फ्लो होती है। ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ से हमें क्या मिलेगा, V इक्वल टू आर आई। V का वैल्यू हमें 12 वोल्ट पता है, R का वैल्यू हमने R/2 लिखना पड़ेगा क्योंकि R इक्वलेंट यहाँ पर आएगा, और I हमें कितना गिवन है 100 मिली एम्पियर, दैट इज 10 टू द पावर माइनस। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के बाद हम पता करते हैं कि मीन्स 12 बराबर R/2 इंटू 100 अपॉन 10 टू द पावर 3। यहाँ से ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट होता है, 10 रिमेनिंग रहता है। R इक्वल टू 12 इंटू 2 इंटू 10, दैट इज 240 ओम। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 240 ओम का हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी, मीन्स जो हमारा नोट है इनकरेक्ट है, एनर्जी का यूनिट वो हमें फाइंड करना है। ऑप्शन क्या है हमारे पास में, जूल, वॉट आवर, न्यूटन मीटर और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में, जो हमारा वर्क डन रहता है वही हमारा एनर्जी की फॉर्म में कंजर्व रहता है। मीन्स जो हमारी वर्क की जो यूनिट रहेगी वो वही हमारी एनर्जी की यूनिट रहने वाली है। मीन्स हम वर्क को जूल में मेजर करते हैं तो मीन्स ये हमारी एनर्जी की यूनिट होती है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं पावर के बारे में, पावर क्या होता है हमारा, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। पावर को हम वोट में मेजर करते हैं और टाइम को हम आवर्स में मेजर करते हैं। तो यहां से हमारी एनर्जी की एक यूनिट क्या निकल के आ रही है, वॉट आवर्स। तो मीन्स वॉट आवर्स, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट है। हमने अभी बात किया है कि जो हमारा वर्क डन रहता है वो क्या रहता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज न्यूटन मीटर। इस तरीके से इसकी यूनिट बनती है, और यही वर्क डन हमारा एनर्जी के फॉर्म में जाके कंजर्व होता है। तो मीन्स न्यूटन मीटर भी हमारी किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। हमें नॉट, तो हमारा रिमेनिंग ऑप्शन क्या रहेगा, ये हमारा एनर्जी की यूनिट नहीं रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। टू प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विथ देयर रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज r1 इक्वल टू r एंड r2 इक्वल टू 4r। रेशियो ऑफ देयर पीरियड्स अराउंड द सन विल बी। दो उपग्रह प्रत्येक कक्षों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं जहां उनके कक्ष की त्रिज्याएं r1 बराबर r तथा r2 बराबर 4r के रूप में है। सूर्य के चारों ओर उनके आवर्तकाल का अनुपात होगा। उनके आवर्तकाल का क्या अनुपात होगा, तो हमें केपलर के नियम के अनुसार हमें पता है कि जो हमारा t का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं t1 अपॉन t2 का स्क्वायर इक्वल टू r1 क्यूब अपॉन r2। पुट करता हूं मैं वैल्यूज को, तो t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r1 का वैल्यू कितना है, यहां से हमारा r है, और r2 का वैल्यू कितना है 4r। इसको होल क्यूब बना देते हैं, दैट इज r से r कैंसिल होता है, तो t1 अपॉन t2 इक्वल टू 1/64 बनाता है। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो t1 अपॉन t2 इक्वल टू कितना बना रहा है, √1/64, दैट इज इक्वल टू 1/8। मीन्स हमारा जो t1 और t2 का रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, 1/8, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, अ मेटेलिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस 20 ohm is cut into two equal parts in length. These parts are then connected in parallel. The resistance of this parallel combination is equal to। कोई भी आपका एक तार है, इसका प्रतिरोध कितना है
2 ओम। इसको बराबर लंबाई में तो बराबर हिस्सों में काटा जाता है। तत्पश्चात इसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो संयोजन का प्रतिरोध किसके बराबर होगा? हमें पता है कि R इक्वल टू कितना होता है हमारा, रो एल अपॉन ए। मीन्स जो हमारा रेजिस्टेंस रहता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। मीन्स अगर हमने लेंथ को आधा किया है, बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, बराबर बराबर हिस्सों में बट जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस हमारा रहेगा 10 ओम का और अनदर रेजिस्टेंस भी रहेगा हमारा 10 ओम का। अगर इन्हीं दोनों कॉम्बिनेशन को अगर हम पैरेलल में अटैच कर देते हैं इस तरीके से, तो इनका इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना रहेगा हमारा, 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कितना रहता है, आर इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 100 अपॉन 20 दैट इज 5 ओम। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 ओम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इज, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। जहां पर हमारा इमेज बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जहां से हमारी लाइट रे आंख के अंदर एंटर करती है उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। और जिसके कारण हमारा आई का जो कलर दिखाई देता है वो आइरिस के कारण दिखाई देता है। मीन्स ब्लू इस तरीके से जो भी हमारा कलर है, ब्लू ब्लैक ब्राउन, ये आइरिस की वजह से दिखाई देता है। कंसिडर द फॉलोइंग इमेज, ये हमारे को इमेज गिवन है। द प्रोटोन एंटर्स a magnetic field at right angle to it as shown above. The direction of force acting on the proton will be, प्रोटोन पर हमारा कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसके बारे में हमें फाइंड करना है। नीचे दिए गए चित्र में, ये चित्र में दिखाया गया है, एक प्रोटोन किसी चुंबकीय क्षेत्र में इसके लंबवत प्रवेश करता है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। प्रोटोन पर कार्य करने वाले बल की दिशा ज्ञात करनी है। तो देखिए, अगर हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा 4 फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा मिडल फिंगर है ये हमारा चार्ज कैरियर्स के मोशन को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा थंब रहेगा वो एक्सर्टिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो मीन्स यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और जो चार्ज कैरियर्स का मोशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो मीन्स जो हमारा प्लेन के अंदर इनसाइड में ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सर्टिंग फोर्स को। तो हम लिख सकते हैं पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर वो हमारा पेज के अंदर वो दिखाई देगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साउंड इज नॉट करेक्ट? मीन्स जो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हमें चूज करना है। साउंड वेव ट्रेवल्स एट ए स्पीड स्लोअर देन द स्पीड ऑफ द लाइट। साउंड वेव हमेशा प्रकाश के वेग से कम वेग से गति करती है। मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है? नहीं, ध्वनि तरंगे हमारी कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। तो ये स्टेटमेंट अगेन हमारा रॉन्ग है और ये वाला करेक्ट है। बोला गया है कि हमें पता है कि जो हमारा टेम्परेचर और नमी होती है वो प्रकाश के ध्वनि के वेग के समानुपाती होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा या नमी बढ़ेगी, ध्वनि का वेग भी हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ पर बोला गया है शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु में ध्वनि तीव्रता से चलती है। यस, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लेकिन हमें नॉट करेक्ट फाइंड करना है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है। व्हेन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन अकर द करंट इन दी सर्किट, क्या कंडीशन रहती है उसके बारे में बोला गया है। जब लघुपथ शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा किस प्रकार से बहती है उसके बारे में पूछा गया है। हमारे पास में 2 प्रकार के सर्किट रहते हैं, एक तो होता है शॉर्ट सर्किट और दूसरा होता है हमारे पास में ओपन सर्किट। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारा एक स्विच लगा हुआ है, अगर जब भी स्विच ओपन रहेगा तो इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। अगर इसी सर्किट को अगर हम क्लोज कर देते हैं इस तरीके से, स्विच को अगर हम क्लोज कर देते हैं तो यहाँ से धारा प्रवाहित होना स्टार्ट कर देगी। अगर हम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो धारा का मान भी बढ़ने लग जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज सब्सटेंटली, पर्याप्त रूप से बढ़ती है। धारा का मान क्या करेगा, पर्याप्त रूप से बढ़ेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ए लिक्विड इज कीप्ड इन ए ग्लास बीकर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम एट द बेस ऑफ द बीकर। इसी द्रव को कांच के एक बीकर में रखा गया है। द्रव स्तंभ द्वारा बीकर के आधार पर आरोपित दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ही है?
अगर हम प्रेशर के बारे में बात करते तो प्रेशर कितना होता है हमारा, प्रेशर होता है हमारा रो जी एच, जहां पर रो क्या हमारा घनत्व को प्रदर्शित करता है, जी क्या हमारा त्वरण को प्रदर्शित करता है, एच क्या हमारा ऊंचाई को। ऑप्शंस पे हम बात करते हैं। दाब बीकर के आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यहाँ रिलेशन से हमें पता पड़ रहा है कि क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग। दाब द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, यस ये दाब द्रव स्तंभ की ऊंचाई के समानुपाती होता है। दाब द्रव घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, द्रव का जो घनत्व होता है वो दाब के समानुपाती होता है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। दाब न तो बीकर के आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है तथा न ही द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, ये ऊंचाई पर निर्भर करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन अगेन हमारा रॉन्ग ऑप्शन। हमें सही कथन को चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, दैट इज द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। मूव कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवल ऑफ साउंड वेव। ध्वनि तरंगों के प्रगमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर हम ध्वनि तरंगों के बारे में बात करते हैं तो ध्वनि तरंगे हमारी मैकेनिकल वेव है या फिर यांत्रिक तरंगे है। हमेशा यांत्रिक तरंगों को, मैकेनिकल वेव को चलने के लिए माध्यम की या मीडियम की आवश्यकता होती है, अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारी ध्वनि तरंगे है वो निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। अगर हम उसको किसी भी मीडियम में ट्रेवल करवाते हैं तो वो ट्रेवल करेगी, लेकिन वैक्यूम में वो ट्रेवल नहीं करती, तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हमें चूज करना है, दैट इज साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू दी वैक्यूम। नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। इस तरीके से हमने हमारा 2020 का जो पेपर है इसके क्वेश्चंस पे एनालिसिस किया हुआ है। आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।